जैसा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देश को एक नए शिक्षा नीति की आवश्यकता है, उसी के अंतर्गत भारत के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के लिए एक नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। आइए जानते हैं शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में इससे पहले भी 2 बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। 1992 में 1986 की नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। इस लिहाज से भारत में यह शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है। इस शिक्षा नीति के लिए भारत में परामर्श की प्रक्रिया चलाई गई थी, जो 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के लिए 2 समितियां बनाई थी। पहली समिति TSR सुब्रमण्यम समिति थी, जिन्होंने 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, और दूसरी कमेटी बनाई थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, जिन्होंने 31 मई 2019 को भारत के लिए अपनी नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी थी। इस शिक्षा नीति के लिए अलग-अलग लेवल पर सलाह ली गई थी, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6,600 ब्लॉक्स, 676 जिलों में लोगों से पूछा गया कि आप नई शिक्षा नीति के लिए क्या बदलाव चाहते हैं। इस दौरान लोगों ने 2.25 लाख सुझाव बनाए थे और सरकार ने यही बातों को ध्यान रखते हुए उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए 2 अलग-अलग टीमें बनाई थी। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, क्योंकि 1985 तक इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। 1985 में इसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया गया था। अब इस शिक्षा नीति के अंतर्गत सबसे पहली बात कर लेते हैं कि विद्यालय में आखिर क्या शिक्षा सुधार किए गए हैं, अर्थात यहां पर हम बात करेंगे कक्षा 12 तक में क्या-क्या सुधार किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, अर्थात बहुत कम बच्चे विद्यालय जाते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको 100% तक पहुंचाना है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चे स्कूल छोड़ते क्यों हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि शिक्षा जिस भाषा में उपलब्ध है वो भाषा बच्चों को समझ में नहीं आती। इसीलिए यह कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है वह बच्चे की मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा में होगी। इसके अलावा इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 का सिस्टम, अर्थात जो सिस्टम शुरू होता था 6 से 16 तक का, जहां पर हम 10 तक की पढ़ाई करते थे और उसके बाद 11वीं और 12वीं करते थे, वहां पर इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब 10+2 के सिस्टम को बांट दिया गया है 5-3-3-4 के फॉर्मेट में। चलिए जानते हैं ये 5-3-3-4 का फॉर्मेट है क्या। तो इस फॉर्मेट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले 5 साल जो है उसमें बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूलिंग दी जाएगी शुरुआती 3 साल में, अर्थात 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद 1 और 2 कक्षा की पढ़ाई होगी जो फाउंडेशन स्टेज में ही आएगा। इसका मतलब पहला 5 साल जो आपका है वो आंगनवाड़ी शिक्षा या प्री स्कूलिंग कहलाएगा, और उसके बाद अगला 2 साल वो आपका कक्षा 1 और कक्षा 2 कहलाएगा। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उसके लिए NCERT ही सिलेबस तैयार करेगा। यह सिलेबस 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फिर अगला 3 साल वापस से डिवाइड किया गया है, जहां पर पहला 5 साल प्री स्कूलिंग और 1-2 के लिए है। उसके बाद जो अगला 3 साल आ रहा है वह 3 साल आपका कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के लिए होगा। इसके बाद पुनः तीसरा साल जो आएगा वो 6 से 8 तक की शिक्षा के लिए रहेगा। यहां पर 11 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे। फिर आता है आपका माध्यमिक अवस्था, यह 4 वर्षों में डिवाइड किया गया है 9 से 12 तक में। यहां पर 14 से 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि वह किस स्ट्रीम को चूज करें, वह आर्ट्स जाएं, कॉमर्स जाएं या साइंस जाएं। इसके तहत ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि आखिर वो पढ़ाई कौन सी करें। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कि अब इसको कठोरता से पालन नहीं करवाया जाएगा, अर्थात बच्चे जो पाठ्यक्रम चाहें
उस पाठ्यक्रम को ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप आर्ट्स नहीं ले सकते हैं, ये समस्या अब खत्म कर दी गई है। अगर आपको आर्ट्स का कोई विषय पसंद आता है तो आप साइंस स्ट्रीम के साथ वह आर्ट्स का विषय ले सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे कई सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो 2 करोड़ स्कूली बच्चों को वापस से स्कूली शिक्षा में लेकर आना है। साथ ही 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की, कि यहाँ बच्चे स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं, उसको वापस से बच्चों को स्कूलिंग में लेके आना। साथ ही नए कौशल जैसे कोडिंग को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही कक्षा 6 के बाद वोकेशनल एजुकेशन जोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं स्कूलों में, उसको अब मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। अब वो आपके विषय का भाग होगा। साथ ही गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसमें दिव्यांग आते हैं, और गर्ल चाइल्ड के लिए अलग तरह के सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही बच्चों को लाइफ स्किल सिखाया जाएगा, और वो लाइफ स्किल उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा रहेगा, जिसके बाद कि जब बच्चा अपना विद्यालय शिक्षा पूरी कर ले तो हर बच्चे के पास कम से कम एक स्किल तो रहे, जिससे वह अपने आने वाले जीवन को अच्छी तरीके से चला सके। अब जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है वह बोर्ड परीक्षा की। तो बोर्ड परीक्षा में भी बहुत ही अच्छे परिवर्तन किए गए हैं। जैसे यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की टेंशन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा रहती है, तो इस भार को कम करने के लिए भी यहाँ पर नई पहल लाई गई है। जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जहां पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है और सब्जेक्टिव हो सकता है। अर्थात आपको पेपर में कुछ भाग ऑब्जेक्टिव पोर्शन मिलेगा और कुछ भाग सब्जेक्टिव पोर्शन मिलेगा, जिससे कि आपका जो बोर्ड परीक्षा का प्रेशर है वो बहुत कम हो सकता है। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति से हर कोई अवगत है, क्योंकि बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है। तो 2035 तक इस नई शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है कि 50% का जीईआर प्राप्त करना है। एक बहुत ही बड़ा चेंज यहां पर किया गया है, वो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। सामान्य तौर पर यह होता था कि जब कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो वो किसी कारण मान लीजिए उस कोर्स को पूरा नहीं कर पाता, तो जितना समय उसने वहां पर उस कोर्स को करने में दिया है वो उसके वेस्ट हो जाते थे। तो यहां पर यह कहा गया है कि अब अगर कोई छात्र किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो पहले साल तक अगर उसने कोर्स को कंप्लीट किया है तो उसे उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल पूरा किया है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 और 4 साल बाद उसे डिग्री दी जाएगी। यहां पर 3 और 4 साल का अंतर क्या है ये समझ लीजिए। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, वो केवल यहां के बाद अब नौकरी करना चाहते हैं। 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम उनके लिए होगा जो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। 4 साल के बाद वो एमए कर सकते हैं और बिना एमफिल किए वो सीधे पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म कर दिया गया, और अब अगर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, अर्थात अपने बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत पीजी प्रोग्राम को 1 से 2 साल का कर दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक बैंक ऑफ क्रेडिट टाइप डिजिटल लॉकर की व्यवस्था की गई है। यहां पर क्या है कि छात्र अगर पहले और दूसरे साल में है तो उसके क्रेडिट डिजिटल लॉकर में ऐड हो जाएंगे। अगर छात्र को किसी कारण अपने कोर्स से ब्रेक लेना है, और वह जो ब्रेक है वो एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत होगा, ऐसा नहीं कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम के अंतर्गत अगर वह वापस आ जाता है तो उसे पहला और दूसरा साल जो है वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जो क्रेडिट उसने गेन किया है पहले और दूसरे साल में, वह उसके डिजिटल लॉकर अर्थात जो क्रेडिट बैंक है उसमें रहेगा, और उसको यूज करके वह छात्र अपना जो पढ़ाई है वो आगे शुरू कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छात्र के जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है, उसे वह शिक्षा छोड़नी पड़ रही है। तो यहां पर यह बहुत अच्छा चेंज किया गया है। अब जो अगली चीज है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है। यहां पर अभी खासकर आर्ट्स के लिए यूजीसी और टेक्निकल के लिए एआईसीटीई है। तो इन दोनों को मर्ज कर कर एक हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत लीगल और मेडिकल एजुकेशन को नहीं लाया जाएगा। साथ ही जो एग्जाम होगा वो अब एक ही टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही अब सारे एग्जाम को कराएगी।
एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है। जनरली क्या होता है कि भारत में इंटरडिसिप्लिनरी को लेकर बहुत ही अच्छा माहौल नहीं रहता है। यहाँ पर छात्र ने अगर अपना ग्रेजुएशन किसी से किया है और मास्टर्स वो किसी और में करना चाह रहा है, तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के अंतर्गत यह कहा गया है कि अब जो आईआईटीज या आईआईएम है वहां पर ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, और खासकर यहां पर कहा गया है कि फोकस रखा जाएगा उन जगहों पर जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो हो रहा है, जो अंतर विषय अनुसंधान हो रहे हैं, वहां पर मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को महत्व दिया जाएगा। साथ ही भारत में अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन अब क्या कहा गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक ही नियम होगा। साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा चेंज है वो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का। इसके अंतर्गत कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफर किए जाएंगे, लेकिन यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, ऑप्शनल होगा। इसके अंतर्गत वो अगर यहाँ पर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ई कोर्स को लेकर बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है कि क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे और वर्चुअल लैब शुरू की जाएंगी। साथ ही नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम का निर्माण किया जाएगा जिसके अंतर्गत आइडियाज का एक्सचेंज होगा, जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक कदम है क्योंकि भारत में असेसमेंट को लेकर कोई खास प्लानिंग या सच नहीं है, और जब असेसमेंट नहीं होता है तो आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी है उसका सही अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। और खासकर यहां पर एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है कि अब भारतीय संस्कृति भाषाओं को लेकर भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जाएगा। खासकर पाली, फारसी और प्राकृत लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो भारत का एंशियंट टेक्स्ट खासकर पाली, फारसी और प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। इसके अलावा संस्कृत को लेकर भी घोषणा की गई है कि संस्कृत जो है वो अब हायर एजुकेशन के समय भी उपलब्ध रहेगा और ऑप्शन के फॉर्म में आप उसको उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं, साहित्य को बढ़ावा मिलना हो जाएगा और राष्ट्रीय संस्थानों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही ट्रेडिशनल आर्ट्स और लोक विद्या को भी प्रमोट करने का इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्धारण किया गया है। एक जो बहुत बड़ा चेंज किया गया कि भारत में अभी भी जीडीपी का केवल 4.43% ही यूज किया जाता है एजुकेशन में, उसे बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि यह बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के बारे में बात करी और यहाँ पर देखा कि काफी ज्यादा परिवर्तन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किए गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत की शिक्षा में जो सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।